आज का हमारा विषय है मंत्री परिषद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सामान्यतः आम चुनाव होता है और चुनाव के बाद एक सुगबुगाहट होती है कि मंत्री कौन बनेगा। यह मंत्री बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है जिसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो कि नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मंत्री परिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 75 में उनके कार्यकाल, नियुक्ति, जिम्मेदारी, शपथ, वेतन, योग्यता, भत्ते आदि के बारे में बताया गया है। मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस प्रकार है। एक, वह सर्वोच्च कार्यकारी संस्थान है। आपने सुना होगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। जैसे ही हम सुनते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है तो हमारे मन में एक धारणा आ जाती है कि क्या निर्णय होगा। मतलब जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, मंत्री परिषद द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का भी संचालन किया जाता है। प्रत्येक मंत्री के पास अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों के अंतर्गत पूरी एक प्रशासनिक संरचना होती है जो कार्य करती है। मुख्य नीति निर्धारक अंग, आप जो भी योजना सुनते हैं, अगर हम एक उदाहरण लें कि अभी गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाए, इसका निर्णय पहले कैबिनेट में हुआ, मंत्री परिषद में हुआ, उसके बाद सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई। इसी प्रकार से यह जो मंत्री परिषद होता है वह राष्ट्रपति का एक सलाहकारी संस्थान है। अर्थात आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसके दायित्वों और कार्यों के निर्वहन के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है, या यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के परामर्श को स्वीकार करता है। इसी प्रकार से जब भी देश में आपदा की स्थिति आती है तो मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हम कैसे उस आपदा से निपटे और किस प्रकार से राहत लोगों तक पहुंचाया जा सके। अभी आपने सुना होगा कि बंगाल में एक तूफान आया और उस तूफान के लिए तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया। तो ऐसे आपदाओं के समय भी मंत्री परिषद यह निर्णय लेता है कि कैसे उस आपदा से निपटा जाए या प्रभावित लोगों को कैसे सहयोग प्रदान किया जाए। इसी प्रकार हम देखें तो विभिन्न जो विभागीय जो मामले होते हैं उसका भी निपटारा जो है मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं वो मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाता है। विधायी मुद्दे आते हैं, बहुत सारे विभागीय मुद्दे रहते हैं कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक संसद द्वारा पेश किया गया, मंत्रिमंडल कैबिनेट पे मुहर लगाई। धारा 370 के बारे में आपने सुना होगा। ये सब मुद्दे जो हैं पहले कैबिनेट के बाद जाता है, मंत्री परिषद में पास होता है, उसके बाद उसे पटल पर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी विदेश नीति है, हमारी जो विदेशी मामले हैं, इसका भी निर्धारण कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो संवैधानिक पदों पर, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होती है उस पर भी कैबिनेट की मुहर आवश्यक है। जैसे राज्य योजना आयोग, जैसे आपका लोक सेवा आयोग, आपका मानव अधिकार आयोग, इस प्रकार से अनेक आयोग होते हैं। प्रशासनिक रूप से देखा जाए चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा, इस प्रकार से जितने भी प्रशासनिक नियुक्तियां होती है ये सब मंत्री परिषद के सलाह पर ही लिया जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं मंत्री परिषद के प्रकार। जनरली जब कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और हमारे जहन में एक पिक्चर बनता है कि भाई मंत्री बन गया मतलब एक सरकारी गाड़ी, बंगला और ये सारी रुतबे, सिक्योरिटी,
लेकिन इस मंत्रियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कैबिनेट। ये कैबिनेट ही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मंत्रिपरिषद का, क्योंकि नीतियों का निर्धारण यही होता है। और इस कैबिनेट के जो प्रमुख होते हैं वो 15 से 20 लोग उसमें होते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखा जाए कि महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री अगर हम भारत में बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद अगर हम बात करते हैं तो देश में रक्षा मंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके रेल मंत्री हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं उनके जो विभागीय मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के हिस्से होते हैं। इसके बाद होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सामान्यतः हम स्वतंत्र प्रभार का मतलब नहीं समझ पाते, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। स्वतंत्र प्रभार मतलब वह मंत्री, उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं इसको ले लेता हूँ राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री जैसे अगर मान लो देश के रक्षा मंत्री हैं तो रक्षा मंत्री को सहयोग करने के लिए राज्य मंत्री होंगे। जो बड़े बड़े विभाग होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके अंदर में राज्य मंत्री होते हैं। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उन्हें पूरे उस विभाग की स्वतंत्रता दी जाती है, इसीलिए उसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अगर हम इसे संख्या बल के आधार पर देखें तो भारत के संविधान में मंत्रियों के लिए कोई संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार से मंत्री परिषद का गठन करता था, सुनिश्चित करता था। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये देखने को मिला, खासकर जब गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई तो गठबंधन के साथियों को खुश रखने के लिए लगातार अनेक मंत्री बनाए जाने लगे। इस पर अंकुश लगाने के लिए, चूंकि स्पष्ट है मंत्री को प्रोटोकॉल से चलते हैं, उनको सारी सुविधाएं चाहिए, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी इत्यादि, तो उसमें मितव्ययता, पैसे का व्यय ज्यादा हो रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए 2004 में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया और यह कहा गया कि सदन का जो जितने भी मेंबर हैं उसका मात्र 15% ही लोग मंत्री बन सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लगभग 27 विधायकों को मंत्री बनाया था। लेकिन जब ये नियम आया तब इस नियम के बाद जब अगली सरकार आई, रघुवंशी सरकार आई और अभी भूपेश सरकार है, इसमें यह है कि मुश्किल से 13 मंत्री बन सकते हैं, मतलब 90 का 15%। तो उन्होंने एक फिक्स दायरा रखा कि भाई इससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद का शपथ। ये राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र के जो मंत्री होते हैं, यूनियन के जो मंत्री होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है और जो राज्य के मंत्री होते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसके बाद एक संवैधानिक परिपत्र है उस पर जाके दस्तखत करते हैं। इस प्रकार से मंत्री होते हैं और जैसे ही वो शपथ लेंगे, दस्तखत करेंगे, उन्हें वो मंत्री के आधार पर जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो प्रारंभ हो जाता है। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री संघ में और राज्य में अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो मंत्री पूरे 5 साल तक अपनी सेवा दे सकता है। चूंकि ये सदन के प्रति जिम्मेदार है, अर्थात जब तक विश्वास होगा सदन का तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे और समय से पहले चाहे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकता है या उसे पद से हटा भी सकता है, और नहीं तो सामान्य प्रक्रिया अगर ठीक ठाक चल रही है तो वो मंत्री 5 साल तक अपना दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद सर।